हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए इवेंस ट्राइज एंड ओ लेवल जो कहानी है टेक्स्ट बुक में, उसका हिंदी में समरी लेकर आया हूँ। इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल कहानी के लेखक नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर हैं, जिनका जन्म 1930 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 2017 में हो गई थी। वे एक ब्रिटिश अपराध लेखक थे, यानी क्राइम राइटर, और अपने इंस्पेक्टर मोर्स सीरीज के उपन्यासों के लिए जाने जाते थे। यह कहानी इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल यह एक अपराधी और पुलिस व्यवस्था की चुस्ती के बीच होने वाली स्पर्धा यानी कंपटीशन की कहानी है, जिसमें कैदी इवांस जेल के अधिकारियों को बेवकूफ़ बनाकर भाग निकलने में सफल हो जाता है। यदि अधिकारी चुस्त और सचेत रहें तो अपराधियों को दबोचा जा सकता है, लेकिन इवांस जैसे शातिर अपराधी सुस्त अधिकारियों को चकमा देकर भाग निकलने में सफल हो जाते हैं। यह एक बहुत चालाक कैदी इवांस की कहानी है, जो जर्मन भाषा की अपनी ओ लेवल की परीक्षा के दिन जेल से भाग निकलने की योजना बनाता है। जेल के अधिकारी भी कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहते और सतर्क हो जाते हैं। यह कहानी गवर्नर और एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी की टेलीफोन पर बातचीत से प्रारंभ होती है। जेल के अधिकारी ओ लेवल की परीक्षा जर्मन भाषा में इवांस नाम के कैदी के लिए कराना चाहते हैं। सेक्रेटरी परीक्षा की जगह और उसके निरीक्षक के विषय में पूछते हैं। गवर्नर जवाब देते हैं कि परीक्षा इवांस के कमरे में ही कराई जा सकती है और चर्च के एक व्यक्ति को परीक्षा का निरीक्षक बनाया जाएगा। उनकी बात परीक्षा कैसे और किस समय पर होने के साथ समाप्त हो जाती है। जेल के एक सीनियर अधिकारी जैक्सन इवांस के कमरे में किसी हथियार के छुपे होने की जांच करने आते हैं। वे यह जांच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इवांस पहले भी जेल से भाग चुका था और उस घटना ने उसे इवांस द ब्रेक यानी जेल से भागने वाला इवांस का नाम दे दिया था। गवर्नर कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उससे उनकी बदनामी होती। जैक्सन और स्टीफेंस ने कमरे को अच्छी तरह जांच लिया था। उन्होंने पहले ही उसकी नाखून काटने वाली कैंची ले ली थी और जैक्सन ने स्टीफेंस को उसका रेजर ब्लेड इवांस से उसकी दाढ़ी बनाने के तुरंत बाद ले लेने के लिए कहा। जैक्सन ने इवांस को अपनी टोपी उतारने का आदेश दिया, लेकिन फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया क्योंकि इवांस ने उनसे आग्रह किया था कि वे उसकी टोपी को नहीं उतारने दें, क्योंकि वह उसकी भाग्यशाली टोपी थी परीक्षा के लिए। सभी तरह के इंतजाम कर लिए गए इवांस पर नज़र रखने के लिए, यहाँ तक कि उसके कमरे में एक माइक्रोफोन भी रख दिया गया। परीक्षा के दिन पादरी मैक्लियरी जेल पहुँच गए और स्टीफेंस उन्हें इवांस के कमरे में ले गए। गवर्नर को सूचना दे दी गई कि परीक्षा प्रारंभ होने ही वाली थी और कमरे में कोई हथियार नहीं था। गवर्नर ने अधिकारी को चर्च के व्यक्ति की जांच करने का आदेश दिया, तो चर्च के वो व्यक्ति यानी पादरी जो थे, उनका नाम मैक्लियर था, जिससे कि इवांस पादरी की किसी वस्तु का हथियार के रूप में प्रयोग नहीं कर सकें। पादरी और उनकी वस्तुओं की जांच की गई। कागज काटने का चाकू को भी हटा लिया गया, जिससे कि इवांस उसका इस्तेमाल भागने के लिए पादरी पर हमला कर उन्हें घायल नहीं कर सके। तलाशी के दौरान जैक्सन को एक असामान्य वस्तु पादरी के बैग में मिली। वह एक आधी भरी ट्यूब थी। उसे साथ में रखने का कारण पूछने पर पादरी मैक्लियरे ने कहा कि उसे उसका इस्तेमाल करना पड़ता था क्योंकि वह बवासीर से पीड़ित था। परीक्षा प्रारंभ हुई या कमरे में बोली जाने वाली सारी बात लगातार गवर्नर द्वारा सुनी जाती रही। इसी बीच जब एग्जामिनेशन बोर्ड से प्रश्न पत्र में कुछ सुधार करने के लिए एक फ़ोन आया तो गवर्नर को संदेह हुआ। उन्होंने जांचने के लिए फिर फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन व्यस्त निकला। फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ से एक फ़ोन आया जिसमें पुलिस अधिकारियों और एक गाड़ी की मांग की गई थी। इन घटनाओं से गवर्नर को संदेह हुआ, लेकिन वे शांत रहे क्योंकि उन्हें अपनी व्यवस्था पर पूरा विश्वास था।
स्टीफन्स कमरे के बाहर खड़े थे और बार बार अंदर झांक लेते थे। सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि इवांस ने अपने चारों तरफ कंबल लपेट लिया था। यद्यपि पहले उन्हें संदेह हुआ, लेकिन फिर उन्होंने अधिक सोचना बंद कर दिया, क्योंकि जेल के अंदर काफ़ी ठंड थी। बाद में परीक्षा समाप्त हो गई और जैसे ही गवर्नर ने फ़ोन पर आदेश दिया, स्टीफन्स पादरी मैकलियरे के साथ दरवाजे तक गए। योजना के मुताबिक सब कुछ हुआ और स्टीफन्स प्रसन्न थे। अंत में निश्चित होने के लिए वे फिर जेल के कमरे में गए। पादरी मैकलियरी को वहां खून में सने पड़े हुए देखकर वे स्तब्ध रह गए। जल्दी ही समाचार फैल गया कि इवांस ने निरीक्षक को घायल कर दिया था और उनका भेष बनाकर जेल से भाग निकला था। बुरी तरह घायल मैकलियरी को गवर्नर के पास ले जाया गया, क्योंकि उनके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। पादरी मैकलियरे ने गवर्नर को बताया कि प्रश्न पत्र के ऊपर एक फोटोकॉपी रखी हुई थी, जिस पर इवांस के भागने की योजना थी। जब गवर्नर ने जर्मन भाषा को समझने की कोशिश की तो उन्हें पता लगा कि इवांस जेल से भागने के बाद न्यूबेरी पहुंचेगा। तो न्यूबेरी एक जगह है। तुरंत सुपरिटेंडेंट कार्टर को बुलाया गया और मैकलियरी को उनके साथ इवांस को पकड़ने के लिए भेजा गया। गवर्नर ने जैक्सन और स्टीफन्स दोनों को ही फटकार लगाई, इस बात को नहीं जानने की कि इवांस ने नकली दाढ़ी पहन रखी थी और पादरी का सामान अपने कमरे में रखा हुआ था। फिर उन्होंने दोनों को सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन जाकर चीफ इंस्पेक्टर बेल से मिलने को कहा। इसी बीच कार्टर ने आकर उन्हें सूचित किया कि इवांस का उन्होंने पीछा किया था, लेकिन वह उनके हाथ से निकल गया था और पादरी मैकलियरी को रैडक्लिफ हॉस्पिटल भेज दिया गया था। गवर्नर ने हॉस्पिटल को फ़ोन लगाया तो वहां से उन्हें मालूम हुआ कि उन्होंने एक एम्बुलेंस को एग्जामिनेशन बोर्ड को भेजा था, लेकिन पादरी पहले ही गायब हो चुका था। उन्हें सारी योजना समझ में आ गई कि मैकलियरी जो उनकी मदद कर रहा था इवांस को खोजने में, वह इवांस स्वयं था। जल्दी ही पुलिस द्वारा असली मैकलियरी का भी पता लगा लिया गया, जिसे उसके घर में बांध दिया गया पाया गया। दूसरी तरफ इवांस होटल गोल्डन लायन पहुंच गया था और अपनी मुक्ति का आनंद ले रहा था। जब वह होटल के कमरे में पहुंचा तो उसने गवर्नर को अपने कमरे में पाया। गवर्नर ने उसे कहा कि उनके आदमी चारों तरफ थे, इसलिए उसके फिर से भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जब गवर्नर ने उसकी योजना के विषय में उससे पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। अंत में जेल की गाड़ी इवांस को ले जाने के लिए आई। गवर्नर को उसके फिर से पकड़े जाने पर गर्व हुआ। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, जेल के अधिकारी ने इवांस की हथकड़ी खोल दी और ड्राइवर को तेजी से गाड़ी को भगाने के लिए कहा, जिससे कि पुलिस फिर उन्हें नहीं पकड़ सके। अंत में इवांस अपने दोस्तों की मदद से एक बार फिर पुलिस के चंगुल से निकलकर भागने में सफल हो गया। तो दोस्तों, यहाँ कहानी का सारांश समाप्त होता है और यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसमें कोई शक नहीं है। और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वादा करता हूँ आपके लिए मैं समय समय पर अच्छे वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।